हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबके सामने सीटेट का जो 60 नंबर का एसएसटी आता है तो वो पेपर 2 के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी से आता है और पेपर 1 के लिए 1 से 5 तक के एनसीईआरटी से आता है। तो आज हम कक्षा 6 अध्याय पहला पेपर 2 के लिए 60 नंबर का जो एनसीईआरटी आता है उसके लिए पहला अध्याय शुरू करेंगे। तो देखिए, हम पूरा इसको पढ़े हैं, उसके बाद एकदम अच्छे से इसको इम्पोर्टेंट से हाईलाइट किए हैं, ऐसे पढ़ाएंगे। उसके बाद पढ़ाने के बाद एमसीक्यू भी है, एकदम तुरंत एक ही वीडियो में पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। एमसीक्यू भी है, तुरंत पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद तुरंत एमसीक्यू करेंगे। तो देखिए, और इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में रहेगा लिंक, ज्वाइन होकर वहाँ से इसको फिर आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं चैप्टर को। देखिए, किसी का पीडीएफ, देखिए मान लीजिए हम ही पीडीएफ भेज दिए, या तो फिर किसी का नोट्स ले लीजिए। वो उसको पढ़ने पर देखिए क्या होता है कि जैसे बोलते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं हमारा नोट्स ले लीजिए, हाँ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आपने पैसा देकर नोट्स खरीद लेते हैं, तो उसको पढ़ने में आपको किताब की तरह ही लगता है। इसलिए हो सके तो यही पीडीएफ सेंड कर देंगे, जो अच्छा लगे। जैसे इसमें से जो पढ़ाएंगे इसमें से कुछ आपको आता भी रहेगा, तो जो अच्छा लगे, जो ना आता रहे वो अपने हाथ से नोट्स बनाना। नोट्स का मतलब ही क्या होता है? हाँ, नोट्स का मतलब होता है नोट, अर्थात जैसे टिप्पणी करना, या तो फिर जैसे बोलते हैं बहुत लोग कि नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए मतलब लिख लीजिए। जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे तब तक मान लीजिए वो नोट्स नहीं है। किसी दूसरे का नोट्स खरीद कर पढ़ने पर वो किताब की तरह ही रहता है। तो इससे अच्छा है कि आप खुद से नोट्स बनाइए, इसको भेज देंगे। हालांकि कोशिश करिए एकदम पूरा, हम भी कोशिश करेंगे, आप भी एकदम पूरा फुल कोशिश करिए, यही पूरा एकदम क्लियर करते चलिए। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत रह जाता है तो इसको हम टेलीग्राम पर भेज देंगे, वहाँ दोबारा आप पढ़ सकते हैं या इससे और शॉर्टकट नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए, पहला क्या है, देखिए ये सब जो हाईलाइट नहीं किए हैं, ये सब सिर्फ कहानी के टाइप में है। तो देखिए, जो हाईलाइट किए हैं यहाँ पर, जो पढ़े हैं एक बार, इसको जो एकदम जिस टाइप से क्वेश्चन बन रहा था या पूछा गया है प्रीवियस ईयर से, सिर्फ वही बनाए हैं। तो देखिए, लिखा है कि कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। किस नदी के तट पर? यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले लोग रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे और कुछ आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट या शिकार करते थे। देख लीजिए यहाँ पर कि जैसे पूछा जाता है कि प्राचीन समय में या कहाँ पर लोग रहते थे, तो नर्मदा नदी के तट पर। आगे प्रश्न बनाए हैं, देखिए यहाँ पर आगे लिखा गया कि अब कुछ उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथल पहाड़ी का पता लगाओ। यहाँ से देखिए आगे लिखा गया है कि इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथल पहाड़ी के इस क्षेत्र में ऐसा स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, कितने? याद रखिए, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया था। आपसे से पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम गेहूं और जौ कहाँ पर उपजाया गया? तो सुलेमान और किरथल पहाड़ी के बीच में। और कितने वर्ष पहले? तो 8000 वर्ष पहले। ये सब याद रखते चलिए, आगे एमसीक्यू में बनाए हैं उसमें देखना। और बोल रहे हैं कि उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया और वे लोग गांव में रहते थे। अब आगे देखिए क्या लिखा है, उत्तर पूर्व में
ये तो क्या था, उत्तर और पश्चिम की बात थी कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ी में गेहूं और जौ की खेती हुई कितने साल पहले, तो 8,000 वर्ष पूर्व। और आगे देखिए लिखा है उत्तर और पूरब में। उत्तर और पूरब में, इसको कंफ्यूज मत होना, इसको ध्यान से देखना। उत्तर और पूरब में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब इसमें देखिए लिखा गया, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। देखिए वहाँ पर क्या था, गेहूँ और जौ कहाँ पर उपजाया गया, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में और उत्तर और पश्चिम में। और ये चावल उपजाया गया कहाँ, तो विंध्य पहाड़ियों में। और कहाँ, किस दिशा में, तो उत्तर और पूरब के गारो तथा मध्य भारत के बीच में। इसको याद रखना, इसको एकदम याद रखना। ये जो गारो लिखा गया है, ये गारो, इसको याद रखना, कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। तो देखिए आगे देखिए यहाँ पर लिखा है गंगा के दक्षिण में। कहाँ, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान इस समय बिहार के नाम से जाना जाता है। देखिए जो गंगा के दक्षिण में आसपास के जो इस समय क्षेत्र हैं, उसको पहले मगध कहा जाता था। आज हम सब क्या कहते हैं, उसको बिहार कहते हैं। देखिए यह इसके शक्तिशाली बहुत थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश। अब देखिए जैसे जानते हैं आपको कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि। तो इसको भी आप एक बार देख लेना। हालांकि ये एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, पर देख लेना एक बार। देखिए आगे यहाँ पर देखिए दक्षिण एशिया, क्या बोलते हैं, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालतया तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें देखिए पॉइंट क्या है कि जो दक्षिण एशिया है वो महाद्वीपों से छोटा है, लेकिन विशालतया तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से घिरे होने के कारण उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। न कि महाद्वीप कहते हैं। अगर पूछा जाए कि दक्षिण एशिया को क्या कहा जाता है, तो उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसको याद रखना। आगे देखिए, ये सब देखिए पूरा कहानी है, हम पढ़े थे, इसमें ज़्यादा कोई प्रश्न कुछ नहीं बन रहा था, इसलिए इसे पढ़ने से टाइम वेस्ट होगा। तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा है देश के नाम। ये जो हमारा भारत देश है उसको पहले कैसे कहाँ के लोग क्या नाम दिए। तो देखिए यहाँ पर इंडिया शब्द इंडस से निकला है। जो इंडिया है, जो हमारे भारत का नाम इंडिया है, वो इंडस शब्द से निकला है। जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। आगे देखिए कहा जाता है अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगा। देखो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले 2500 वर्ष पूर्व कौन ईरानियों और यूनानियों ने, इसको याद रखना, इन ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को संस्कृत में जो यहाँ पर देखिए लिखा गया था ना, तो संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। किसे, इंडिया को सिंधु कहा जाता था। तो अब इसी
सिंध को उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी ने सिंध को इंदोस कहा। क्या कहा? इंदोस, इंदोस कहा। इसको याद रखना। ईरानी और यूनानियों ने सिंध को इंदोस कहा अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूभाग को इंडिया कहा। और इंदोस और इस नदी के पूर्व क्षेत्र में मतलब उसके आसपास के प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। जो भारत है, भारत का प्रयोग कहाँ के रहने वालों के लोगों को हुआ था? तो इसको याद रखना कि जो उत्तर और पश्चिम में रह रहे थे लोग, उनके लिए भारत शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए, इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 35 वर्ष पुरानी कृत ऋग्वेद में मिलता है। इन सब जो मैटर था, इस सब मैटर का अगर साक्ष्य देखना हो तो 35 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए किया गया। देखिए, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, लिखा गया है ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ या एक पन्ना है। तो देखिए, ये ताड़पत्र है, इसमें लिखा गया है कुछ। तो देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। इसको याद रखना कि पांडुलिपि कितने 1000 वर्ष लिखी गई थी। किताब बनने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर ताड़ कोई वृक्ष था या ताड़ एक प्रकार की वृक्ष था, उसके पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्से को एक साथ बनाकर, उसके पत्ते को अलग अलग हिस्से में एक साथ गूँथ कर, किसी में उसको गूँथ कर या बांध दिया जाता था। और बुर्ज पेड़ के छाल से बने ऐसे ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। मतलब देखिए, ताड़ के वृक्ष के पत्तों से बनता था और जो बुर्ज का पेड़ था उसके छाल से भी बनाया जाता था। जैसे आज हम सब पेज का यूज करते हैं, वैसे पेज टाइप में बनाया जाता था और उस पर लिखे जाते थे। देखिए, यहाँ पर देखिए ऐसे बनाया गया है। यहाँ पर देखिए, ऐसा दिख रहा होगा स्पष्ट में कि ये पत्ते का जैसे या छाल वगैरह होता है, उससे बनाया गया है। देखिए, इसमें लिखा गया है। आगे देखिए, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जो अतीत है, जो बीत गया है, उसके बारे में हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए, इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तक, सबसे पहले लिखी गई पुस्तक, जैसे यहाँ पर देखिए में लिखा गया कि 35 वर्ष पुरानी ऋग्वेद। तो आप ऋग्वेद से ही इन सभी बातों को जान सकते हैं हम कि पहले इंदोस किसने कहा, फिर इंडिया किसने कहा, फिर सिंधु किसने कहा। ये ऋग्वेद में वर्णित है। तब आज हम सब पढ़े इसको, साक्ष्य देखें। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना पड़ता है। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहा जाता है। इसको देखिए, याद रखना कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, या पांडुलिपि को पांडुलिपि क्यों कहते हैं? तो बोलते हैं कि इसे हाथ से लिखा जाता था, इसीलिए इसको पांडुलिपि कहते हैं। अब आगे देखिए, लिखा गया है कि अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द की मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द से है। इसको पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट ना। जो मेनू जिसका अर्थ होता है हाथ, मेनू। अब मैन्युस्क्रिप्ट में जो मेनू है, जो मेनू का सिर्फ अर्थ होता है हाथ से लिखकर, हाथ से निकला है। और बोलते हैं कि पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नाम के जो पेड़ होते थे, बुर्ज नाम के पेड़ की छाल से
विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखा जाता था। तो इसको याद रखना यहाँ पर कि देखिए पांडुलिपि को पांडुलिपि क्यों कहा जाता है। तो इस बस इतना याद रखना कि ये हाथ से लिखी जाती थी, इसलिए इसको पांडुलिपि कहते थे। पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। अब मैन्युस्क्रिप्ट में मेन्यू का क्या अर्थ है, इसको याद हो जाएगा तुरंत ही कि देखो मेन्यू का अर्थ है हाथ, इसीलिए इसे पांडुलिपि कहते हैं। तो देखिए हाथ से लिखे होने के कारण। आगे देखिए इसमें देखिए यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें इम्पोर्टेंट सिर्फ यही है कि जो आम लोग थे, पहले के जो आम लोग थे वे किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो देखिए यहाँ लिखा गया प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जो पहले थे वे किस भाषा का प्रयोग करते थे, जो आम लोग रहते थे। विशेष या और तो भाषा का प्रयोग होता था, पर जैसे इस समय आम लोग, जैसे गांव में अलग अलग बोलियां होती हैं, ऐसे जो सब आम लोग रहते थे वे प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। तो इसको भी याद रखना कि आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्तीर्ण कराया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में आगे अध्याय में पढ़ा जाएगा। तो देखिए बस इसमें इतना याद रखना कि ये जो अभिलेख है, ये यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये बता रहे हैं कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान, इस समय जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। इस समय अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। और यह अभिलेख क्या था, अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखवाया गया था। बस इतना याद रखना। आगे देखिए, और जो ये अभिलेख है, अब इस अभिलेख की लिपि क्या है, इस अभिलेख की लिपि क्या है। तो इसमें देखिए यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और आरमाइक नाम की दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। जो लिपि है कौन कौन से, यूनानी और आरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों के भाषाओं से ये लिखे गए थे। आगे देखिए लिखा गया है, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। देखिए फिर से इसको पढ़ते हैं ध्यान से, क्योंकि आगे देखो इम्पोर्टेंट है पॉइंट है। तो देखिए बोल रहे हैं कि इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, यही पांडुलिपि के अतिरिक्त न, इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं, जो वस्तु रहते थे, इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी न। जैसे पांडुलिपि, अब जैसे पहले क्या थी, पेज वगैरह नहीं थे, तो पांडुलिपि का था। ऐसे और किसी के अभाव में वे और कोई किसी चीज़ का प्रयोग करते थे। जैसे इस समय हम सब लिखने के लिए पेन है, तो उस समय पेन के अलावा किससे लिखते थे उस पर, इसका भी जिक्र होता है कहीं न कहीं पर। तो इसके लिए बताया गया है कि अतीत में जो वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, ऐसे वस्तुओं का अध्ययन, उन्हीं वस्तुओं का, जैसे पांडुलिपि का अध्ययन जो करेगा, जैसे पेन, पहले पेन से लिखा जाता था कि किससे लिखा जाता था, मान लीजिए बताते हैं कि मोर के पंख से लिखा जाता। तो अब उन्हीं सब के बारे में खोजना, जो खोजते हैं या उसको जो अध्ययन करते हैं, तो बोलते हैं वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, पुरातत्वविद कहा जाता है। तो इसको याद रखना, इससे प्रश्न बनेगा कि जो अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जो अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो पुरातत्वविद कहा जाता है। इसको याद रखना। आगे देखिए पुरातत्वविद पत्थर, अब देखिए किस किस चीज़ का वो खोज करते थे या किस चीज़ पर वे अध्ययन करते थे उसका। तो देखिए पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों को आगे देखिए मूर्तियों को, पुरातत्वविद जानवरों को, ये जो पुरातत्वविद हैं, जानवरों को, चिड़ियों को तथा मछलियों की हड्डी ढूंढते थे।
इसको याद रखना। ये सब वाक्य को हल्के में मत लेना, यही सब वाक्य ही उठाकर कारण और कथन में दे देगा। तो इसको एकदम हल्के में मत लेना, बहुत एकदम पढ़कर उसके बाद प्रीवियस ईयर मिलाकर तब बनाए हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि पुरातत्वविद जानवरों का भी, चिड़ियों का भी और मछलियों के हड्डियां भी ढूंढते थे, जो पुरातत्वविद होते थे। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। जो जले हुए रूप में बचे रहते हैं, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? तो ऑफ कोर्स जरूर मिलते होंगे। तो देखिए पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग किया। स्रोत, अब स्रोत को समझ लीजिए, ऐसे हालांकि समझ गए होंगे। स्रोत का मतलब क्या होता है? देखिए पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व के ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार ने प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग किया। जैसे आप कोई कुछ मिल गया, जैसे मान लीजिए हम कुछ खोज रहे हैं। अब जैसे पुरातत्वविदों ने खोजा, पांडुलिपि को खोजा, और जो बोले पेन के लिए भी कुछ उपाय खोजा, और वहाँ पर कुछ साक्ष्य पाए। जो साक्ष्य पाए उसी को हम क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। बस यही जान लीजिए कि जैसे पांडुलिपि खोजे और पांडुलिपि हम सबको मिल गया, यही पांडुलिपियाँ हम सबके लिए क्या है? स्रोत है, अतीत के बारे में जानने के लिए। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत को पुनर्निर्माण कर जाते हैं। आगे देखिए, इसको याद रखना कि स्रोत किसे कहते हैं? जो पुरातत्वविदों के द्वारा खोजे जाते हैं वस्तुओं को, उसी को हम स्रोत कहते हैं। आगे पूछ सकता है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे। ये पूछा गया है, इसीलिए सिर्फ देखिए इतने गद्यांश में सिर्फ इसी को सिर्फ हम हाईलाइट किए हैं। इसको हल्की में मत लेना। ये पूछा गया है कि अतीत के समय में अंडमान द्वीप समूह के लोग किसका भोजन करते थे? तब अपना भोजन मछली पकड़कर या शिकार करके फल फूल संग्रह द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते थे। आगे देखिए तिथियां क्या होती हैं। जैसे आज हम सब तिथियां के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए इस समय 2024 चल रहा है, तो इसके पहले क्या था? तो इन्हीं सब के बारे में देखिए क्या लिखा गया है कि अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की जो गणना होती है, ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे, ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व या ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। देखिए ये नहीं समझ में आया होगा, तो देखिए बस इतना है कि जो बोल रहे हैं कि जो ईसा मसीह हैं, ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक ईसा मसीह हैं, अगर इनके जन्म के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा गया है कि जो ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले जो तिथि थे उसे ईसा पूर्व कहा गया। और ईसा मसीह के
जो 2000 वर्ष बाद है उसे ईसा पूर्व कहा गया। आगे देखिए, आगे अब उन्हीं तिथियों को इस समय देखिए विस्तार में देखेंगे। देखिए लिखा गया है कि इतिहास और तिथियां, अगर वहाँ नहीं समझ में आएगा तो देखिए यहाँ समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है कि अंग्रेजी में जो बीसी होता है, कहीं कहीं लिखा होता है बीसी, तो बीसी को हिंदी में क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं। बीसी को हिंदी में क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं। का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, यही बीसी का फुल फॉर्म है कि बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी ये भी पूछ देता है, तो इसको याद रखना कि बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा मसीह के पूर्व, ईसा मसीह के पूर्व, उनके जन्म के पूर्व, उनका जो जन्म माना जाता है उसके पूर्व की तिथि को ईसा पूर्व कहा जाता है। हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है और अंग्रेजी में बीसी कहा जाता है, इसको याद रखना। या बिफोर क्राइस्ट इसका फुल फॉर्म है। देखिए कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, जो तिथि रहता है उसके पहले एडी लिखा रहता है, तो एडी का मतलब क्या होता है हिंदी में? ईस्वी। एडी का ईस्वी, जैसे इस समय 2024 ईस्वी चल रहा है, तो 2024 ईस्वी चल रहा है, तो इसको हम हिंदी में ईस्वी कहते हैं और अंग्रेजी में जो एडी लिखा रहता है ना। अब यही एडी का फुल फॉर्म क्या है? एनो डोमिनी, इसको याद रखना। इसका फुल फॉर्म क्या है? एनो डोमिनी। और बीसी का क्या था? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। और एनो डोमिनी को हिंदी में क्या कहते हैं? ईस्वी कहते हैं। बस इतना याद रखना इसका। बस देखो, नामक दो लैटिन शब्द से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आगे देखिए, इतना समझ में आ गया। बस इसमें इतना है कि ईसा मसीह के जन्म के जो बाद हुआ उसे ईसा पूर्व कहते हैं, और इस समय है वो ईस्वी है। तो देखिए ईस्वी को अंग्रेजी में बीसी कहते हैं और ईसा पूर्व को इंग्लिश में बीसी कहते हैं, और इस समय ईस्वी को क्या कहते हैं? एडी कहते हैं। बस इतना याद रखना। आगे देखिए, कभी कभी एडी की जगह, अब यही एडी की जगह सीए तथा बीसी की जगह, जो बीसी होता है बिफोर, यहाँ पर था ना बिफोर क्राइस्ट, यही बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा, सीए का फुल फॉर्म कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। ये अंग्रेजी के लिए है, इसको फुल फॉर्म ही पूरा ऐसे याद करना कि बीसीई। अब बीसी क्या था? तो बिफोर क्राइस्ट था। अब बीसीई हो जाए तो बिफोर कॉमन एरा। बस इतना याद करना, बिफोर कॉमन एरा। आगे देखिए, हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। अब इस कैलेंडर का प्रयोग हो गया है, सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों की इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षर का प्रयोग है, इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। ऐसे ही मोटा देख लेना, हालांकि पूछेगा नहीं इसको, जो भी पूछेगा वही बस वो ईस्वी पूर्व और ईसा पूर्व ईस्वी पूछेगा। तो इसको देखो, तो अंग्रेजी वाले में क्या यूज होता है? पीबी भी कहीं यूज होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता बिफोर प्रेजेंट, मतलब इस समय। बिफोर प्रेजेंट मतलब इस समय, वर्तमान से पहले। देख आगे, तो देखिए चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम चल रहे हैं एमसीक्यू करने। तो देखिए, अगर आपने ठीक से सुना होगा तभी एमसीक्यू कर पाएंगे, वरना फिल्म से वीडियो देखकर और अच्छे से पूरा इस चैप्टर से जितने एमसीक्यू बन रहे हैं पूरा कोशिश किए हैं इसमें इंक्लूड करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बचा है कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, तो इसको भी देखिए पढ़ लीजिए। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो इसको याद रखना, कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 2700 ईसा पूर्व। ये पूछता है, ये सिंधु वाला
सिंधु सभ्यता वाला पूछता है, इसको एकदम ध्यान से देखना। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, जो सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर थे वे कितने वर्ष पूर्व थे? तो 2700 वर्ष पूर्व थे। और ये भी देखिए पूछता है, गंगा घाटी के नगर, जो गंगा घाटी के नगर थे उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व था। जो गंगा के आसपास के क्षेत्र थे उसको हम मगध कहते थे। मगध को ही आज इस समय वर्तमान में हम बिहार कहते हैं। और वो कितने वर्ष पहले था? तो इसको भी याद रखना, 2500 वर्ष पूर्व था। 2500 वर्ष पूर्व था, वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष पूर्व। देखिए, तो अब हम चल रहे हैं एमसीक्यू करने। तो अगर आप एकदम ठीक से सुने होंगे, नहीं तो फिर वीडियो फिर से देखना, या तो फिर इस वीडियो को हम टेलीग्राम पर भेज देंगे, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, जुड़ जाइए। आगे देखिए, यहाँ से देखिए हमारा एमसीक्यू स्टार्ट होता है। तो देखिए, अब एमसीक्यू में पहला प्रश्न क्या है कि हम अतीत में किन किन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मतलब जो बीत गया है उसको हम जानने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, वो उत्तर है कि हम अतीत में शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या पीफर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम सभी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है? 8000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व, अभी जस्ट ऊपर पढ़ाएं, उसको देखना ध्यान से। 8000 वर्ष पूर्व, थोड़ा मिस्टेक हुआ है शब्द में एडिटिंग के समय, तो वो हम अपना थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। तो देखिए, लिखा है 8000 वर्ष पूर्व पुरुष स्त्री किस का उपयोग किया करते थे और किन किन पशुओं को पालतू बनाते थे। इस लिखा गया है, इसमें देखिए थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। लिखा गया है कि 8000 वर्ष पूर्व जो स्त्री पुरुष थे वो किस चीज़ का उपयोग करते थे और किन किन पशुओं को वो पालतू बनाते थे। तो इसका देखिए उत्तर क्या है कि 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले क्या, गेहूँ और जौ की फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। अभी इसके पहले हम सब पढ़ें कि सबसे पहले क्या हुआ था और कहाँ पर हुआ था। इसको भी बताइए आप सब कि कहाँ पर हुआ था। गेहूँ और जौ कहाँ पर? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर। और किस दिशा में? तो उत्तर और पश्चिम में। इसको भी याद रखना, उत्तर और पश्चिम में। तो आगे देखिए, और इतना तो कंफर्म हो गया कि वे 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसल को उपजाना प्रारंभ किया। और उन्होंने देखिए भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। इसमें देखिए कुत्ता का नाम नहीं है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें लिखा गया है जो भेड़ होते हैं, भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि पशुओं को उन्होंने पालतू बनाया। पहले भेड़ बकरी को ही उन्होंने पालतू बनाया। आगे चल के फिर देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है? सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? जो सहायक नदियाँ किसे कहते हैं और कितने वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे नगर फूले फलिया रहे? तो देखिए, इसके पहले हम पढ़े थे, बताए थे थोड़ा बहुत पॉइंट में, बस थोड़ा सा ही था। तो देखिए, अगर ध्यान दिए होंगे तो इसको देखिए कर लेंगे। तो देखिए, इसमें लिखा गया है सहायक मतलब जैसे समझ सकते हैं, सहायक मतलब जो जहाँ पर जुड़ती हैं, जहाँ पर आपस में मिलती हैं। तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। अर्थात जो एक बड़ी नदी रहती है उसी से छोटी नदी कहीं से आती है, उसी बड़ी नदी में मिल जाती है, इसी को सहायक नदी कहते हैं। अब देखिए, ये नदियाँ कहाँ है? 4700 वर्ष पूर्व ये नदियाँ कहाँ थी? 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। अब आगे देखिए, चौथा, गंगा के दक्षिण में आ गया। देखिए, गंगा के दक्षिण में
दक्षिण में नदियों के आसपास के प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। देखिए जो पढ़ाए थे, इसीलिए कह रहे हैं अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद यहाँ वन लाइनर करिए और MCQ भी कराएंगे तो वो भी हो जाएगा। तो देखिए हम बताए थे कि जो दक्षिण था, जो गंगा के जो दक्षिण में था, उसके आसपास के क्षेत्र को हम क्या कहते थे, मगध कहते थे। और इस समय वही मगध को हम क्या कहते हैं, बिहार कहते हैं, या दक्षिण बिहार बोलते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इस समय बिहार, ये भी याद रखना कि इस समय वो मगध को क्या कहा जाता है, बिहार कहा जाता है। अब देखिए 5वां, लोगों ने द्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। जैसे बहुत लोग यात्रा करते थे यहाँ से वहाँ तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं, तो अब क्यों करते थे, यहाँ पर वही बताया गया है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के हिस्से में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्रा की। यहाँ पर उपमहाद्वीप या जैसे जो पहाड़ रहते थे या जो सागर वगैरह रहते थे, तो बहुत लोग इस यहाँ से वहाँ तक जाते थे अपना, और मान लीजिए जलवायु के लिए, जल के लिए, या तो फिर वहाँ का जो वातावरण है अच्छा रहता था इसलिए वहाँ पर चले जाते थे, या तो जो घास वगैरह रहते थे, तो जो पशु पालते थे तो वहाँ पर जब अच्छा रहता था तो वहाँ पर चले जाते, इसलिए वे यात्रा करते थे। बस ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो आगे देखिए 6वां है, किन किन जगहों का यात्रा जोखिम भरा था। किन किन जगहों का यात्रा जोखिम भरा था। तो इससे देखिए ये एकदम साधारण था, इसीलिए इसको हम हाईलाइट नहीं किए। इसमें लिखा गया कभी कभी हिमालय, जैसे हिमालय मतलब पहाड़ी है, जान ही सकते हैं आप, कि जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों और समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरा होता था। इसमें देखिए कहने वाली क्या बात है, किन किन जगहों पर यात्रा जोखिम मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, कष्टकारी था। मान लीजिए बहुत जान भी जा सकती थी, ऐसा जोखिम भरा था। तो देखिए जो पहाड़ी एरिया होते हैं, रेगिस्तान होता है, नदियाँ होती हैं, समुद्र होती है, इन सबको लांघना या इस पार से उस पार जाना तो जोखिम भरा हो ही सकता है। तो आगे देखिए 7वां, व्यापारी मूल्यवान वस्तुओं को लेकर किस चीज़ से यात्रा करते थे। जो व्यापारी थे वे वस्तुओं को किस चीज़ के मूल्यवान वस्तुओं को किस चीज़ से लेकर आए। जैसे कहने का मतलब ये है कि जो व्यापारी रहते थे और जो मूल्यवान या कोई भी मूल्यवान इसमें दिया है, मान लीजिए कोई भी जो वस्तु लिए रहते थे, वे वस्तु किस पर लाद कर एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे। ये प्रश्न ये कह रहा है। तो देखिए इसमें दिया गया है कि अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाज़ों, अब ये हवाई जहाज़ नहीं, पानी वाला जहाज़ जो नाव रहता था, तो जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। तो ये एकदम साधारण प्रश्न था, ये ज़्यादा एकदम खास नहीं था। ये तो आप नहीं पर भी पढ़े रहेंगे तब पर भी। अब उस समय क्या हवाई जहाज़ थी, बाइक था नहीं, बस यही था कि जो पानी वाला जहाज़ था वो था, या जो घोड़े वगैरह रहते थे उस पर लाद कर लेकर जाते थे। तो इसीलिए इसको हम ज़्यादा हाईलाइट नहीं किए। तो ये एकदम साधारण था, पर तब पर भी इसको याद रखना कि जो पहले के व्यापारी थे, क्योंकि कारण और कथन में आ जाएगा तो कंफ्यूज मत होना, कि जो व्यापारी थे वे अपने जो मूल्यवान वस्तुएं थे उसको नाव से लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अब देखिए अगला प्रश्न 8वां, 100 वर्ष पहले लोग किन किन विचारों को अपना रहे थे, मतलब विचार, रीति रिवाज, हाँ, बोलचाल की भाषा उनकी कैसी थी, यही सब बता रहा है। तो इसमें देखिए 100 साल पहले लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते थे। तो इसमें कोई दम दिलासा नहीं है, और ये पूछेगा भी तो आप सब कर लेंगे। बस बताया गया है कि जो पहले के लोग रहते थे अभी 100 साल पहले, वे उनकी जो सोच थी, उनकी जो विचार थी कैसी थी, उनकी भाषा कैसी थी, उनकी रीति रिवाज कैसी थी। तो ये सब नॉर्मल बात है, ये सब सिर्फ थोड़ा बहुत इमेजिंग करेंगे वैसे भी आ जाएगा।
याद करने वाली ये कोई चीज़ नहीं। अपने देश के लिए हम किन नामों का प्रयोग करते हैं, ये देखिए बताया गया था। इसमें हम बताए थे कि सिंधु शब्द का प्रयोग किसने किया, इंडिया किसने कहा, इंदोस किसने कहा। तो इसमें क्या कहा गया, देश, अपने देश के लिए हम किन नामों का प्रयोग करते हैं। तो इस समय हम अपने देश के लिए प्राय इंडिया या भारत या का नाम प्रयोग करते हैं। इस समय हम अपना इंडिया या भारत कहते हैं। इस समय हम या इंडिया कहते हैं या भारत कहते हैं। तो देखिए आगे 10वां क्वेश्चन कि इंडिया शब्द, इंडिया का संबंध किस शब्द से निकला है, या इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है। थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है। तो इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है और संस्कृत में उसे क्या कहा जाता है। तो जैसे हम अभी थ्योरी में हम पढ़ाए थे, अगर पढ़े होंगे, ध्यान से सुने होंगे तो ये तुरंत ही कर लेंगे। तो देखिए इंडिया शब्द इंडिया शब्द किससे निकला है, तो इंडस शब्द से निकला है। और इसे संस्कृत में, देखिए मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो इसको संस्कृत में हम क्या कहते थे, सिंधु कहते थे। इसको ये संस्कृत है, इसको संस्कृत में हम क्या कहते थे, सिंधु कहते हैं। यही इंडिया को हम संस्कृत में सिंधु कहते थे। और इंडिया किस शब्द से निकला है, तो इंडस शब्द से निकला है। तो इसको एकदम ध्यान से याद कर लेना। आगे देखिए अतीत के पुस्तकों को आठों से लिखे होने के कारण, या थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ आठों नहीं है, हाथों है, तो यहाँ देखिए हाथों से। तो देखिए अतीत के पुस्तकों को हाथों से लिखे होने के कारण क्या कहते थे, या उसे क्या कहते थे। तो यहाँ लिखा गया है कि जैसे जो अतीत के पुस्तकें थे हाथों से लिखे होने के कारण उसे पांडुलिपि कहा जाता था। जैसे हम बताए थे कि पांडुलिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हाथों से लिखे गए थे, इसलिए इसे पांडुलिपि कहा जाता है। आगे देखिए लिखा है पांडुलिपियाँ कहाँ मिलती थी। तो जैसे इसमें लिखाए थे हम, थ्योरी में था कि बिहार और हिमालय के क्षेत्र में मिलते थे। यहाँ देखिए पांडुलिपियाँ मंदिरों में, बिहारों में, ये पांडुलिपियाँ के जो पेड़ थे वो हिमालय में मिलते थे या हिमालय के क्षेत्र में मिलते थे। और ये पांडुलिपियाँ कहाँ मिली, तो पांडुलिपियाँ अक्सर करके मंदिरों में, बिहारों में या अन्य स्तंभों में प्राप्त होते हैं। स्तंभों में अर्थात स्तंभों में जो लिखा जाता था उससे प्राप्त होते हैं। आगे देखिए अतीत के पुस्तक में किसकी चर्चा मिलती है। अब जो उसके पहले थे या जो उसके में जो पहले पुस्तकें थी या जो पांडुलिपि में जो लिखे रहते थे उसमें किसकी चर्चा होती थी। तो अतीत की पुस्तकों में या जो पांडुलिपियाँ होती थी उसमें राजाओं के जीवन के, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार की चर्चा होती थी। तो ये सब सिर्फ आप एक बार ऐसे पढ़ लेंगे तो दिमाग में रहेगा, ज़्यादा एक खास प्रश्न नहीं है। तब पर भी पढ़े रहना इसको कि जो पांडुलिपि वगैरह में जो लिखे जाते थे उसमें क्या लिखे जाते थे, राजाओं के जीवन के बारे में, उस समय जो औषधियाँ थी, ज्ञान विज्ञान जो भी था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं था पर जो भी थोड़ा बहुत था वही लिखा जाता था। जैसे इस समय भी आज कल के जो किताब वगैरह होते हैं तो यही सब लिखा जाता है जो आज इस समय जो घट रहा है, तो पहले भी यही सब लिखा जाता था। तो देखिए अगला है कि इन पुस्तकों में किस भाषा में लिखी जाती थी। तो जैसे हम बताए थे, तो देखिए उसमें वो लिपि थी और इसमें जो पहले पुस्तकें थे उसमें अक्सर करके जो पुस्तकें थे उसमें संस्कृत में ही लिखे जाते थे। जैसे ऋग्वेद वगैरह था, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये सब जो वेद वगैरह थे या जो पांडुलिपियाँ थी उसमें अक्सर करके भी वे संस्कृत में ही लिखे रहते थे। और वो भी संस्कृत, प्राकृतिक संस्कृत थी, इस समय की संस्कृत नहीं, प्राकृतिक संस्कृत थे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। थ्योरी में हम पढ़ाए थे, इसको याद रखना कि ये देखिए ऐसे क्वेश्चन बनेगा, कारक और कथन में पूछ देगा कि प्राकृतिक का, कि संस्कृत का, कि हिंदी का, कि अंग्रेजी का, कुछ भी ऐसे पूछ सकेगा। तो इसको याद रखना कि आम लोग जो उस समय थे वे प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। आम लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो देखिए दोस्तों एकदम मस्त थ्योरी पढ़ें और एमसीक्यू भी आपने किया। तो ये PDF हम भेज देंगे टेलीग्राम पर, जो भी डाउट रहे वहाँ से अपना पढ़कर इसको कंफर्म कर लेना एकदम। तो
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।